नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम बनजोत है। क्या भारत में कोविड का कोई नया खतरा फिर से मंडरा रहा है? क्या कोई नया वेरिएंट एक नई आफत लाने वाला है? लोगों को ये सवाल आज बहुत परेशान कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, क्या उसके लिए ऐसी कोई वैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये सब जानने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चारों तरफ एक पैनिक उत्पन्न हो गया। आंकड़ों से ही बात की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आंकड़े ही हमें उस समंदर से बाहर निकालते हैं जिसमें सिर्फ डाउट्स भरी होती। भारत में रोजाना करीब पिछले 15-20 दिनों से 150 से 200 नए कोविड के केसेस आ रहे हैं। अब इन 150 और 200 का क्या मतलब है? आप यदि मेरी दाईं तरफ वाली स्लाइड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अक्टूबर में रोजाना भारत में करीब 2000 के आसपास केसेस आ रहे थे। अक्टूबर अंत होते होते ये 1000 हुआ। नवंबर की शुरुआत और नवंबर का मध्य होते होते ये 500 हुआ और अब ये घटते घटते 150 से 200 के बीच हो गया। ये आंकड़ा भारत सरकार से ही लिया गया है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि कोरोना के केसेस का ट्रेंड, कोविड के केसेस का ट्रेंड भारत में निरंतर डिक्लाइन कर रहा है और वो डिक्लाइन कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केसेस बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, वो डिक्लाइन कंसिस्टेंट है। अब दूसरी बात ये है कि क्या कोई नया वेरिएंट है जिसका नाम BF7 कहा जा रहा है। BF7 को जानने से पहले आप ये समझिए कि सार्स कोरोना वायरस 2, जिसको कि नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं, उसके अभी तक मेन 4 वेरिएंट्स आए। आखिरी जो सबसे बड़ा वेरिएंट आया था वो था ओमिक्रॉन, जो कि 2022 की शुरुआत में आया। अब ओमिक्रॉन के ही 500 से अधिक रूप हो चुके हैं। आप इस तरह समझ सकते हैं कि ओमिक्रॉन का परिवार ही अब 500 मेंबर से बड़ा हो चुका है। BF7 उसका एक मेंबर है। अब BF7 क्या कोई नया वेरिएंट है भारत के लिए, या क्या कोई नया सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का? BF7 सबसे पहले भारत में जून में गुजरात में पाया गया था। जून से लेकर नवंबर तक अब तक BF7 के भारत में मात्र 3 केस आए हैं और वो तीनों के तीनों लोग घर पे ही ठीक हो गए, उन्हें अस्पताल तक नहीं जाना पड़ा। ये आप कह सकते हैं कि चूंकि भारत में टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग जिससे हम ये जानते हैं कि आखिर जो टेस्ट पॉजिटिव आया वो वेरिएंट या सब वेरिएंट कौन सा है, टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग दोनों लिमिटेड होती है। पर फिर भी मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में पहला BF7 का केस जब जून में ही आ गया था और वो केस ठीक हो गया, तो उसको नया कहने का क्या तर्क है, ये समझ से परे है। तो जब केसेस का ट्रेंड डिक्लाइन कर रहा है, नया कोई वेरिएंट या सब वेरिएंट नहीं आया, जिसे नया कहा जा रहा है वो जून में ही आके ठीक हो गया और नवंबर के बाद से जिसका कोई केस भी नहीं आया, तो अब मची इस हाय तौबा का वैज्ञानिक आधार या स्वास्थ्य के हिसाब से आधार तो कम से कम मेरी समझ के परे है। अब विज्ञान और स्वास्थ्य के अलावा यदि इसका कोई तर्क हो तो उसे आप खुद समझ सकते हैं, पर मेरे एक डिस्कशन के स्कोप से वो कम से कम बाहर है। इसके अलावा हमें ये भी जानना चाहिए कि ओमिक्रॉन जब इस साल की शुरुआत में भारत में आया, उस दिन से लेकर आज तक कई सारे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स जैसे दुनिया के बाकी देशों में आए, ऐसे भारत में भी आए। BA.2.75 और XBB उनमें से प्रमुख थे। पर इन सारे सब वेरिएंट्स के आने और जाने और नए सब वेरिएंट्स के आने की जर्नी में कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए या डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब भी नए सब वेरिएंट्स आए तो सभी एक्सपर्ट्स की यही सलाह थी कि आप जो बेसिक एहतियात है, जैसे कि मास्क लगाना, उसे आप दोबारा अच्छे से करना शुरू कर दें और पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। तो आज की तारीख में जब तरह तरह के सवाल लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो बजाय पैनिक करने के हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान क्या कहता है, स्वास्थ्य की समझ क्या कहती है, और वो प्रिकॉशंस जो कि ज़रूरी हैं
उनका पालन किया जाए। इस नए स्टार्ट हुए डिस्कशन का एक ट्रिगर ये हो सकता है कि चाइना में केसेस कोविड के काफ़ी बढ़े। ये बात सच है, चाइना में भारी तबाही मची हुई है। वहाँ पे कोरोना की एक बहुत भयानक वेव चल रही है। हॉस्पिटल्स भर गए हैं, दवाइयाँ कम पड़ गई हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, मॉर्चुरीज फुल हैं और सही सही आंकड़े भी नहीं वहाँ से आ रहे हैं, जिसकी चिंता WHO भी जाहिर कर चुका है। पर क्या चाइना की स्थिति को हम भारत की स्थिति से या किसी अन्य देश की स्थिति से कंपेयर कर सकते हैं? ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चाइना में और भारत में या किसी और अन्य देश में कुछ मूलभूत अंतर हैं। 2020 में जब कोविड का वायरस आया, 2019 में जिसके बारे में पता चला, 2020 में हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी और 2020 में विश्व की सारी जनता, भारत की जनता भी, जिसे कि विज्ञान में नाइव पॉपुलेशन कहते हैं, वो थी। नाइव पॉपुलेशन का मतलब ये है कि ये वैसी जनता, वैसे पॉपुलेशन जिसको पहले कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ कोविड का। अब स्थिति दूसरी है। अब भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही भारत के 90% से ज़्यादा लोग कोविड के वैक्सीन की 2 डोजेज़ ले चुके हैं और भारत में डेल्टा और ओमिक्रॉन की 2 बड़ी वेव्स आके जा चुकी हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत में ऑलरेडी एक अच्छी खासी जनता को नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो हमारे पास अभी नेचुरल इन्फेक्शन द्वारा जो इम्यूनिटी बनती है, एक वो उसका एक अभी, तो हमारे पास नेचुरल इन्फेक्शन द्वारा दी गई इम्यूनिटी है और हमारे पास वैक्सीन्स द्वारा दी गई इम्यूनिटी है। चाइना के पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी। याद रखिए, चाइना ने एक बहुत लंबे समय तक ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, जिसके चलते उसने अपनी देश की लगभग बहुत बड़ी जनता को घरों में बंद करके रखा। इसके कारण उनका एक्सपोजर वायरस को नहीं हुआ और नेचुरल इम्यूनिटी भी उतनी नहीं बन पाई। वैक्सीनेशन रेट्स भी वहाँ बहुत कम थे इस वेव के पहले, जिसके बारे में भी WHO कह चुका है। इसके ठीक उलट भारत में स्थिति बिल्कुल दूसरी है, जैसे कि विश्व के दूसरे देशों में है। इसलिए चाइना का कंपैरिजन भारत से करना या 2020 का कंपैरिजन अब 2023 आने वाला है उससे करना विज्ञान की दृष्टि से पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। B7 जिसकी बात अब चारों ओर हो रही है, वो सब वेरिएंट अब विश्व के 91 देशों में पहुंच चुका है। US, यूरोप सहित तमाम देशों में पहुंच चुका है। पर इन इतने सारे देशों में पहुंचने के बावजूद कहीं से भी ऐसी खबरें नहीं आई कि वहाँ के हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए, हॉस्पिटल्स पेशेंट से भर गए, डेथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई या इस तरह की कोई भी चीज़ हुई चाइना को छोड़ के। किसी भी देश ने इस तरह का पैनिक रिएक्शन नहीं दिया B7 के आने पे, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली भारत में हुआ। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम विश्व में होने वाली डेवलपमेंट्स पर भी नज़र बनाएं और ये जानें कि क्या वहाँ पर भी किसी तरह की तबाही ये नया तथा कथित नया सब वेरिएंट मचा रहा है। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में जापान, हांगकांग और कुछ और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में केसेस बढ़े हैं, पर वो केसेस बढ़ने के कारण उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या इम्पैक्ट ये हुआ कि जो वहाँ की जनता थी वो परेशान हो गई, वहाँ लॉकडाउन लग गए, वहाँ हॉस्पिटल्स बढ़ गए, वहाँ डेथ बढ़ गई, वहाँ दवाइयों की कमी हो गई? ऐसा आज की डेट में 24 तारीख तक तो नहीं सुनने को मिला है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब ये खबरें आ रही हैं कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और जब हमारे यहाँ खुद ईयर एंड का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, लोग आपस में मिले जुलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये वैसे भी ज़रूरी है कि हम मास्क पहनें और बाकी एहतियात बरतें। पर यदि हम पैनिक का शिकार होंगे तो हो सकता है कि वह न सिर्फ विज्ञान के विरुद्ध हो बल्कि उसका पब्लिक हेल्थ के लिए भी कोई फ़ायदा ना हो। इसलिए आप किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें और एहतियात बरतें। इस वीडियो का अंत करने के पहले आपसे उस चिंता को भी साझा करना चाहिए जो कि कई सारे एक्सपर्ट्स ने पिछले इन 1-2 दिनों में जताई, और वो थी मीडिया का रोल। सिर्फ 1 से 2 दिन के भीतर इतना पैनिक और उस पैनिक को एम्प्लीफाई करते हुए इतना सारा मटेरियल देश की एक बड़े मीडिया ने लोगों तक परोस दिया कि लोगों को
आजीविका पे भी एक खतरा नज़र आने लगा। सिर्फ वही नहीं, इतना पैनिक हो गया कि लोगों ने अपने कई सारे ज़रूरी प्लान्स कैंसिल कर दिए। जब ये समय बीत जाएगा तो हो सकता है हम पीछे पलट के देखें और पूछें कि क्या मीडिया ने अपना रोल पैनिक और डिसइंफॉर्मेशन को ख़त्म करने के लिए निभाया या उसको एम्पलीफाई करने के लिए निभाया। द वायर ने इन सारी जानकारियों को जुटाते हुए एक डिटेल्ड खबर 24 दिसंबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की थी। उसका लिंक आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। नमस्कार। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.